औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम योर बायोलॉजी टीचर मिस गज़न सजाद। आज बेटा मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट टाइम मैंने आपको राइबोसोम और न्यूक्लियस पढ़ाया था। आज जो थर्ड ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड नज़र आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं। की स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं जो कि 6 हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे आ जाता है डीएनए। नंबर 1 डीएनए, आप देखिए डायग्राम में नंबर वन एरो लीड कर रहा है इनर रीजन के अंदर। इसमें डीएनए ये पड़ा है, इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। आपको मैंने जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहते हैं। और सेल के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ डीएन न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो राइबोसोम भी एक ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। इसका अपना ज़ाती डीएनए, जैसे सेल का डीएनए होता है ना सेल के पास, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी इसका अपना ज़ाती डीएनए होता है। सेकंड नंबर पे आ गए हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑर्गेनेली जब मैंने आपको पढ़ाया वो राइबोसोम थी ऑर्गेनेली सेल के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने ज़ाती राइबोसोम्स हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनाते हैं। और वो जो सेल में राइबोसोम होते हैं वो भी, उनका काम भी प्रोटीन बनाना होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है ना, इनकी एक ख़ास स्पेशलिटी ये है कि ये बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम। सेकंड नंबर पे ये दाने दाने से नज़र आ रहे हैं आपको, और ये जहाँ पर ये पड़े हैं वो सारा रीजन उसमें ये फ्लोट करते हैं। डीएनए भी फ्लोट कर सकता है और राइबोसोम भी फ्लोट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो नेक्स्ट थर्ड वन आ जाता है, आप देखें इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से इस डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम दोनों को एनक्लोज कर रही है और फिर एक स्पेस भी प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं। और इस स्पेस के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज है उसमें फ्लूइड है और ये स्पेस जो है ये कवर की हुई है इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन आप देख रही हैं ना डायग्राम में, इनर मेम्ब्रेन थर्ड पॉइंट पे ये इनर मेम्ब्रेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बना रही है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी और सिंगल को कहते हैं क्रिस्टा। और ये बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसलिए हम इनको कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी भी बनाती है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को एनक्लोज भी करती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं है बल्कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, वो कोई प्रोजेक्शंस नहीं बनाती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और अदर पार्ट्स को एनक्लोज करती है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वही है बेटा जो मैंने आपको अभी बताया है कि इनर मेम्ब्रेन एक फ्लूइड और एक स्पेस को एनक्लोज कर रही है और ये पूरी स्पेस और इसमें जो फ्लूइड है वो सारा रीजन क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पे ये सारा जो लाइट कलर में शो हो रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इसका मतलब है कि इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को बनाने वाला कौन है, एनक्लोज करने वाला कौन है, इनर मेम्ब्रेन। और इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही डीएनए और राइबोसोम जो कि ज़ाती माइटोकॉन्ड्रिया के हैं इसमें फ्लोट कर सकते हैं। क्रिस्टी यही इनर मेम्ब्रेन ने ही बनाए थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी। 6 नंबर पे सारे पार्ट्स बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। आपने इस डायग्राम को ज़बानी बनाने की कोशिश भी करनी है और सीखना भी है।
ताकि आप आसानी से बना सकें। अब यहाँ पर जो क्रिस्टी बने हैं, इनर मेम्ब्रेन ने जो बनाए हैं, इनका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में? डीएनए का काम आपको पता चल गया, एक्टिविटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया की कंट्रोल करना। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना हो गया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं? ये इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो ये क्रिस्टी बना रही है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी का दूसरा काम ये है कि इन क्रिस्टी पे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी टेक प्लेस होते हैं। ये क्रिस्टी के दो बड़े अहम काम हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं कि राइट टू फंक्शंस ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बेटा, सारा ये आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जब फंक्शंस हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये जो सबसे बाहर एक स्मूथ सी सरफेस नज़र आ रही है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और वो जो अंदर जिगजैग सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है जो मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस नज़र आ रही है डार्क सी कलर की, और इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर भी फ्लूइड होता है। और नेक्स्ट जो है, इनर मेम्ब्रेन ने जो सेंटर में एक पोर्शन बनाया हुआ है, जिसमें आपको डीएनए और राइबोसोम मैंने पीछे पिक्चर में दिखाए हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन यहाँ मौजूद होते हैं। वो सारा एरिया क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन की ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये दोबारा रिवाइज इसलिए किया ताकि आपके जहन में ये पिक्चर भी क्लियर हो जाए। ये वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, जैसा कि सेल में नज़र आता है। सेल की ऑर्गेनेली है ना, तो सेल में पड़ा हुआ होगा और सेल में आपको ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन की तरफ जब हम आते हैं तो इसका सबसे अहम काम ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है, पहले ये बता दूं मैं आपको। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जित सेल एरोबिक रेस्पिरेशन जब करता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जब यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? एटीपी। एटीपी क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है एनर्जी के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन करके। और जब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेजर एनर्जी सेंटर्स? बिल्कुल ठीक। हम इन्हें कह सकते हैं कि जब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये मेजर एनर्जी सेंटर्स भी हम इनको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इस काम की वजह से कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हाई एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसकी इसी वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपका लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।